Good morning, students. Today's topic for discussion is oral hypoglycemic agents or oral hypoglycemic drugs. These are the drugs which are used to lower the blood glucose level. Means ऐसे ड्रग्स जो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल डिक्रीज करेंगे उनको हम बोलेंगे हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स. एंड these are basically used in the diabetes mellitus. Diabetes mellitus is a condition where there is increased blood glucose level. तो उस ग्लूकोज लेवल को नॉर्मलाइज करने के लिए हम हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स यूज़ करते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हमें पढ़ना पड़ेगा कि डायबिटीज़ मेलाइटस क्या है. डायबिटीज़ मेलाइटस इट इज़ a metabolic disorder which is characterized by hyperglycemia, means higher glucose level, glycosuria, hyperlipidemia, negative nitrogen balance, and ketonemia. Ketonemia is increased ketone bodies concentration in the blood. Diabetes mellitus is characterized by two types. The two major types are type 1 diabetes mellitus and type 2 diabetes mellitus. टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस को बोला जाता है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटिस और जुवेनाइल ऑनसेट डायबिटीज़ मेलाइटिस. मीन्स ये इंसुलिन पे डिपेंड करता है. टाइप 1 डायबिटीज़ कब होगा? जब बॉडी में इंसुलिन का लेवल जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा. इंसुलिन क्या है? इंसुलिन का काम होगा इस जो भी ग्लूकोज है बॉडी में उस ग्लूकोज की यूटिलाइजेशन करवाना. अब अगर इंसुलिन ही बॉडी में प्रेजेंट नहीं है तो क्या होगा? उससे जो ग्लूकोज है ग्लूकोज की यूटिलाइजेशन प्रॉपरली नहीं होगी और ग्लूकोज का लेवल बॉडी में बढ़ जाएगा. तो टाइप 1 डायबिटीज़ को बोलते हैं हम इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटिस. और इसमें क्या होगा? जो बीटा सेल्स होते हैं वो बीटा सेल्स का काम होता है इंसुलिन की सिक्रीशन करवाना. ठीक है, अब अगर बीटा सेल की ही डिग्रेडेशन हो जाए, बीटा सेल की डिग्रेडेशन होगी तो क्या होगा? वहाँ से इंसुलिन का रिलीज़ नहीं होगा जिसकी वजह से इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो जाएगी. तो उसकी वजह से क्या होगा? टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस. नेक्स्ट इज टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस. इट इज़ ऑल्सो नोन एज नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटिस और मेच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज़ मेलाइटिस. मीन्स जो टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस है ये इंसुलिन पे डिपेंड नहीं करता है. टाइप 2 के केस में क्या होगा? या तो इंसुलिन नहीं होगा या फिर जो इंसुलिन है उसमें थोड़ा सा रिडक्शन होगा, इधर वहाँ पे इंसुलिन जो है वो प्रेजेंट होगा. मतलब ये इसीलिए इसको बोला गया है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट, कि इंसुलिन का लॉस या तो बिल्कुल भी नहीं हुआ होगा या तो इंसुलिन का लॉस अगर हुआ है तो वहाँ पे थोड़ा सा मॉडरेट रिडक्शन हुआ होगा बीटा सेल में जिसकी वजह से इंसुलिन की सिक्रीशन जो है वो डिक्रीज़ हो गई है. तो उस वजह से भी इंसुलिन का उस वजह से भी डायबिटीज़ मेलाइटस होता है. अब इसमें डायबिटीज़ होने के चांसेस क्यों है? इंसुलिन तो बॉडी में प्रेजेंट है, इंसुलिन ने तो वहाँ से ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन करवाना है, बट फिर भी इंसुलिन बॉडी में काम नहीं कर रहा है बिकॉज इंसुलिन के लिए रेजिस्टेंस हो गई है बॉडी में जिसकी वजह से टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस होता है. In type 2 diabetes mellitus, there is insulin in the circulation is low, normal or even high. Over 90% cases of diabetes mellitus are of type 2 diabetes mellitus. टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस क्यों होगा? क्या क्या रीजंस हो सकते हैं टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस होने के? देयर इज़ एबनॉर्मेलिटी इन द ग्लूकोज रिसेप्टर ऑफ बीटा सेल्स. इंसुलिन सिक्रीशंस इज इम्पेयर्ड. जो आपके बीटा सेल्स है वहाँ पे क्या हो गया है? आपका जो एबनॉर्मेलिटी हो गई है ग्लूको रिसेप्टर में. मतलब इंसुलिन सिक्रीट हो रहा है बट वहाँ जो इंसुलिन का काम है वो प्रॉपरली नहीं कर रहा है बिकॉज जहाँ पे इंसुलिन ने जाके बाइंड करना है वो रिसेप्टर प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहे हैं जिसकी वजह से इंसुलिन की सिक्रीशन क्या हो गई है? इम्पेयर हो गई है. या फिर सेकंड रीज़न हो सकता है रिड्यूस्ड सेंसिटिविटी टू पेरिफेरल टिश्यू टू इंसुलिन. इंसुलिन का जो सेंसिटिविटी है पर्टिकुलर टिश्यू के लिए वो ख़त्म हो गई है जिसकी वजह से क्या होगा? जो इंसुलिन रिसेप्टर्स है उनका नंबर जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा और इंसुलिन रिसेप्टर्स की डाउन रेगुलेशन हो जाएगी. तो ये रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस हो रहा है. तो यहाँ पे क्या है? इंसुलिन प्रेजेंट है या तो जो ग्लूकोज रिसेप्टर है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहे हैं. ठीक है,
और दूसरा क्या हो सकता है, इंसुलिन की डाउन रेगुलेशन हो गई है, इंसुलिन प्रेजेंट है बट वहाँ पे इंसुलिन की रेजिस्टेंस हो गई है, डाउन रेगुलेशन हो गई है, या फिर इंसुलिन रिसेप्टर्स का जो नंबर है वो डिक्रीज हो गया है, जिसकी वजह से इंसुलिन प्रॉपरली बाइंड नहीं कर रहा है बट बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो उसकी वजह से भी क्या होगा, ग्लूकोज की यूटिलाइजेशन नहीं हो पाएगी। जब ग्लूकोज यूटिलाइजेशन प्रॉपरली नहीं होगी तो वहाँ पे भी ग्लूकोज का लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से टाइप 2 डायबिटीज़ मेलेटिस होता है। नेक्स्ट हम इंसुलिन की बात करते हैं। इंसुलिन हम बोल रहे हैं कि इंसुलिन का काम है ग्लूकोज की यूटिलाइजेशन करवाना, और भी देखते हैं कि इंसुलिन कब डिस्कवर हुआ था, किसने डिस्कवर किया था, इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शंस क्या है, इसकी सिक्रीशन को हम कैसे रेगुलेट कर सकते हैं। सो इंसुलिन वाज डिस्कवर्ड इन 1921 by Benting and Best, and it is obtained in the pure crystalline form in 1926, and chemical structure was fully worked out in 1956 by Sanger. एंड अगर हम इंसुलिन की बात करें तो इंसुलिन में जो है दो आपके पॉलीपेप्टाइड चेन्स प्रेजेंट होते हैं और उनमें 51 अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और जो मॉलिक्यूलर वेट रहता है इंसुलिन का वो कितना रहता है, 6000 डाल्टन के अराउंड रहता है। दो चेन्स मैंने बोला जिसमें 51 अमाइनो एसिड प्रेजेंट होंगे, वो चेन्स कौन से होंगे, बी चेन। जो ए चेन है उसमें 21 अमाइनो एसिड्स होते हैं और जो बी चेन है उसमें 30 अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट रहते हैं। अगर हम इंसुलिन की सिंथेसिस की बात करें तो इंसुलिन कहाँ से सिंथेसाइज होता है, जो बीटा सेल्स होते हैं, पेनक्रियाटिक बीटा सेल्स होते हैं, वहाँ से इंसुलिन की सिक्रीशन होती है, तो सिंथेसिस होती है। तो जब सिंथेसाइज होता है तो उसमें सिंगल चेन प्रेजेंट होती है और उस सिंगल चेन को हम बोलते हैं प्री प्रो इंसुलिन, और उसमें 110 अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट रहते हैं। और उसके बाद प्री प्रो इंसुलिन से सिंथेसाइज होगा प्रो इंसुलिन। अब प्रो इंसुलिन में क्या होगा, जो 24 अमाइनो एसिड्स है वो रिमूव हो जाते हैं, ठीक है। जब 24 अमाइनो एसिड रिमूव हो जाएंगे इन 110 अमाइनो एसिड से, तो उसको हम बोलेंगे प्रो इंसुलिन। एंड फर्दर द कनेक्टिंग और सी पेप्टाइड में होंगे 35 अमीनो एसिड, वो सी पेप्टाइड भी इंसुलिन से स्प्लिट हो जाएगा बाय प्रोटियोलाइसिस इन दी गोल्जाई एपरेटस, ठीक है। और उसके बाद जो इंसुलिन सिंथेसाइज हुआ है वो एक ग्रेन्यूल की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। सिंथेसिस कहाँ से हो रही है, प्री प्रो इंसुलिन से। प्री प्रो इंसुलिन में 110 अमाइनो एसिड्स होते हैं, देन प्रो इंसुलिन की फॉर्मेशन होती है। प्रो इंसुलिन में क्या होगा, इन 110 अमाइनो एसिड में से 24 अमाइनो एसिड जो है वो रिमूव हो जाएंगे। देन सी पेप्टाइड जिसमें 35 अमीनो एसिड्स होते हैं वो भी स्प्लिट ऑफ हो जाएगा इन गोल्जाई एपरेटस बाय प्रोटियोलाइसिस। एंड फर्दर जो इंसुलिन की फॉर्मेशन होगी वो इंसुलिन जाके ग्रेन्यूल्स में स्टोर हो जाएगा। नेक्स्ट इज रेगुलेशन ऑफ इंसुलिन सिक्रीशन। जो इंसुलिन की सिक्रीशंस हो रही है बीटा सेल से, दैट इज रेगुलेटेड बाय केमिकल, हार्मोनल और न्यूरल मैकेनिज्म्स। अगर हम केमिकल मैकेनिज्म्स की बात करें तो बीटा सेल्स हैव ग्लूकोज सेंसिंग मैकेनिज्म डिपेंडिंग अपॉन द एंट्री ऑफ ग्लूकोज इनटू बीटा सेल्स थ्रू GLUT1, ठीक है। जो GLUT1 है वो क्या करवाएगा, एंट्री करवाएगा ग्लूकोज की इनटू दी बीटा सेल्स, और जब ग्लूकोज की एंट्री होगी तो उससे क्या होगा, इंसुलिन जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा और इंसुलिन क्या करेगा, जो ग्लूकोज आया है उस ग्लूकोज की यूटिलाइजेशन करवाएगा। नेक्स्ट इज हार्मोनल। जो आपके अल्फा सेल्स होते हैं, अल्फा सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ ग्लूकागन। बीटा सेल्स आर बीटा सेल्स, फ्रॉम बीटा सेल्स देयर इज बीटा सेल्स से क्या होगा, सिंथेसिस ऑफ इंसुलिन एंड अमाइलिन। एंड अल्फा सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ सोमेटोस्टैटिन। अब जो ये अल्फा सेल्स है जो ग्लूकागन सिंथेसाइज कर रहे हैं, ठीक है, ग्लूकागन का क्या होगा, पॉजिटिव रिस्पॉन्स होगा ऑन द सिंथेसिस ऑफ इंसुलिन एंड अमाइलिन। बट इंसुलिन क्या करता है, इनहिबिट करता है ग्लूकागन की सिंथेसिस को। सेकेंडली जो ग्लूकागन है वो क्या करेगा, सोमेटोस्टेटिन, ये क्या है, ग्रोथ हार्मोन है, उसको उसकी सिंथेसिस को भी इंक्रीज करेगा। एंड जो ये सोमेटोस्टेटिन है ये क्या करेगा, ग्लूकागन की सिंथेसिस को इनहिबिट करेगा। एंड सेकेंडली सोमेटोस्टेटिन का इंसुलिन पे भी इनहिबिटरी एक्शन रहता है, ठीक है, इंसुलिन के रिलीज को भी ये इनहिबिट करेगा।
तो देखो इंसुलिन क्या कर रहा है, ग्लूकागन को इनहिबिट कर रहा है, और जो ग्लूकागन है वो क्या कर रहा है, इंसुलिन की सिंथेसिस को बढ़ा रहा है, साथ के साथ सोमेटोस्टेटिन की सिंथेसिस को भी बढ़ा रहा है। और जो सोमेटोस्टेटिन है वो इंसुलिन को भी इनहिबिट कर रहा है और साथ के साथ ग्लूकागन को भी इनहिबिट कर रहा है। नेक्स्ट इज एक्शन ऑफ इंसुलिन। अब इंसुलिन अपनी एक्टिविटी कैसे दिखाता है कि क्या क्या अगर इंसुलिन रिलीज होता है तो इंसुलिन के रिलीज होने से फर्दर क्या क्या एक्शंस होते हैं। इंसुलिन फैसिलिटेट ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन विच विल लीड टू इंक्रीज द यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज इन स्केलेटल मसल्स। इंसुलिन का ये काम तो सबको पता है कि इंसुलिन का एक्शन क्या रहेगा, ग्लूकोज की यूटिलाइजेशन करवाना। ग्लूकोज को सेल मेम्ब्रेन के पास ले जाएगा, वहाँ पे ग्लूट प्रेजेंट होगा, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, और वो क्या करवाएगा, ग्लूकोज की यूटिलाइजेशन में हेल्प करवाएगा। नेक्स्ट, इंसुलिन रेगुलेट इक्विलिब्रियम बिटवीन GLUT4 एंड GLUT1। GLUT4 इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंसुलिन एक्टिवेशन। ये क्या करवाएगा, इन ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स को एक इक्विलिब्रियम में मेंटेन करके रखेगा, एंड साथ के साथ ये क्या करवाएगा, GLUT4 की सिंथेसिस को भी इंक्रीज करवाएगा, GLUT4 की अपरेगुलेशन करेगा, सिंथेसिस को इंक्रीज करेगा। GLUT4 का क्या काम होगा, GLUT4 ग्लूकोज की यूटिलाइजेशन में हेल्प करवाता है। नेक्स्ट, इंसुलिन enhance the phosphorylation of glucose to form glucose 6-phosphate and further leads to the utilization of glucose। जो ग्लूकोज का मेटाबॉलिक पाथवे है, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6-फॉस्फेट की फॉर्मेशन होना, एंड आपने पढ़े होंगे ये पाथवेज बायोकेमिस्ट्री में, जिसकी वजह से, जिसकी हेल्प से जो इंसुलिन क्या कर रहा है उसको इंक्रीज करेगा, उस प्रोसेस को, वो प्रोसेस इंक्रीज होगी तो ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन जो है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। Next is insulin convert excess glucose to glycogen which is known as glyconeogenesis, and also inhibit glycogen degradation enzyme phosphorylase which will lead to decrease in the glucogenolysis. Glucogenolysis is formation of glucose molecule from a glucose source, that is glycogen। इंसुलिन क्या कर रहा है, ग्लाइकोजन की सिंथेसिस को तो इंक्रीज कर रहा है, बट साथ के साथ जो ग्लाइकोजन की लाइसिस हो रही है, डिग्रेडेशन हो रही है, उस लाइसिस को ये इनहिबिट करता है। मतलब ग्लाइकोजिनोलाइसिस को इंसुलिन इनहिबिट कर रहा है, बट इंसुलिन जो है वो ग्लूकोज का कन्वर्जन करवाता है ग्लाइकोजन में, तो ये भी इंसुलिन का रोल है। नेक्स्ट इज इंसुलिन इनहिबिट ग्लूकोनियोजेनेसिस इन लिवर। जो ग्लूकोज की सिंथेसिस हो रही है लिवर में उसको भी इनहिबिट करता है। कहाँ से हो रही है, आपका जो भी नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज है वहाँ से जब इंसुलिन की सिंथेसिस होगी, उस सिंथेसिस को वहाँ से जब ग्लूकोज की सिंथेसिस होगी उस सिंथेसिस को इंसुलिन इनहिबिट करवाता है। अगर इन केस इंसुलिन की डेफिशिएंसी होती है बॉडी में तो वो क्या करता है, जो प्रोटीन एंड अमाइनो एसिड्स हैं ये कार्बोहाइड्रेट एंड यूरिया में कन्वर्ट हो जाते हैं, और अल्टीमेटली क्या करेगा, डायबिटिक्स में देयर इज अंडर यूटिलाइजेशन एंड ओवर प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज विच विल लीड टू हाइपरग्लाइसीमिया एंड अल्टीमेटली ग्लाइकोज यूरिया। मतलब इंसुलिन का काम क्या है, जो ये आपके प्रोटीन्स है, फ्री फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल्स है, यहाँ से जो सिंथेसिस हो रही है ग्लूकोज की, उस सिंथेसिस को ये इनहिबिट करता है। अब अगर किसी पेशेंट में इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो तो वहाँ पे क्या होगा, जो ये प्रोटीन और अमाइनो एसिड्स है ये कन्वर्ट हो जाएंगे कार्बोहाइड्रेट्स एंड यूरिया में। जब ये कार्बोहाइड्रेट और यूरिया में कन्वर्ट हो रहे हैं तो वहाँ पे क्या होगा, इनकी यूटिलाइजेशन नहीं होगी, मतलब जो ये ग्लूकोज फॉर्म हो रहा है, यूरिया की फॉर्मेशन हो रही है, ये यूटिलाइज नहीं होगा और इनकी प्रोडक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा हाई रहेगी, जिसकी वजह से ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा और साथ के साथ जो यूरिक एसिड है उसका लेवल भी इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट इज इंसुलिन इनहिबिट लिपोलाइसिस एंड इन दी एडिपोज टिश्यू। लिपोलाइसिस को भी इंसुलिन इनहिबिट करता है और ट्राइग्लिसराइड सिंथेसिस को फेवर करता है, बट इन डायबिटिक्स
there is increased free fatty acid and glycerol in the blood which will taken up by the liver to produce acetyl coenzyme A and leads to the formation of ketone bodies and ultimately leads to ketonemia and ketone urea. इंसुलिन का काम है लिपोलाइसिस को इनहिबिट करना, लिपोलाइसिस नहीं होने देता है इंसुलिन, और ट्राइग्लिसराइड की सिंथेसिस को ये इम्प्रूव करेगा. बट डायबिटिक में क्या होगा, इससे अपोजिट होगा. मतलब जो फ्री फैटी एसिड है उनका लेवल और ग्लिसरॉल का लेवल ब्लड में इंक्रीज हो जाएगा. जो वो लेवल बढ़ रहा है वो कहाँ जाएगा, लिवर में जब जाएगा तो वो क्या करेगा, एसिटाइल कोएंजाइम ए की फॉर्मेशन करेगा. और जो ये एंजाइम है ये रिस्पॉन्सिबल होता है कीटोन बॉडीज़ की फॉर्मेशन के लिए, और बहुत ज़्यादा कीटोन बॉडीज़ फॉर्म होगी और अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, कीटोन यूरिया एंड कीटोनीमिया. मतलब ब्लड में जो कीटोन बॉडीज़ की फॉर्मेशन है, कंसंट्रेशन है, वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी अगर किसी में इंसुलिन की डेफिशिएंसी रहती है. नेक्स्ट इज इंसुलिन इंक्रीज ट्रांसक्रिप्शन ऑफ लिपोप्रोटीन लाइपेज एंड इंक्रीज द क्लियरेंस ऑफ VLDL एंड काइलोमाइक्रोन्स. ये हमने पढ़े थे, वेरी लो डेंसिटी लिपिड्स एंड काइलोमाइक्रोन्स. जो आपका इंसुलिन होता है, इंसुलिन इनकी क्लियरेंस को इंक्रीज करता है बिकॉज ये लिपोप्रोटीन लाइपेज को एनहेंस करेगा. लिपोप्रोटीन लाइपेज की सिक्रीशन जब एनहेंस होगी, सिंथेसिस जब इंक्रीज होगी, तो वो क्या करेगा, जो ये वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स हैं और काइलोमाइक्रोन्स हैं, इनका बॉडी से क्लियरेंस करवाएगा. नेक्स्ट, इंसुलिन फैसिलिटेट अमाइनो एसिड entry and their synthesis in the protein and inhibit protein breakdown in muscles and other cells. अमाइनो एसिड की एंट्री और उसकी सिंथेसिस जो हो रही है प्रोटीन में, उसको इंसुलिन क्या करेगा, फैसिलिटेट करेगा. ठीक है, प्रोटीन की फॉर्मेशन को फैसिलिटेट करेगा. बट जो प्रोटीन का ब्रेकडाउन है, फर्दर जो ब्रेकडाउन होगा प्रोटीन का, उसको इंसुलिन इनहिबिट करता है. बट अगर किसी में इंसुलिन की डेफिशिएंसी होती है तो वहाँ पे क्या होगा, जो ये प्रोटीन ब्रेकडाउन नहीं हो रहा था वहाँ पे प्रोटीन का ब्रेकडाउन होना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से जो ये अमाइनो एसिड फॉर्म होंगे प्रोटीन से, जो अमाइनो एसिड्स की फॉर्मेशन होती है वो ब्लड में रिलीज हो जाएगी और वहाँ से लीवर में जाएगा. लीवर में पायरुवेट की फॉर्मेशंस होगी, पायरुवेट से ग्लूकोज बनेगा, ग्लूकोज से अल्टीमेटली यूरिया की फॉर्मेशन होगी. ये प्रोसेस किस में होगा, जिसमें इंसुलिन की डेफिशिएंसी होती है. इंसुलिन अमाइनो एसिड की एंट्री को तो फैसिलिटेट करता है और प्रोटीन की सिंथेसिस को इम्प्रूव करता है, बट प्रोटीन का ब्रेकडाउन नहीं होने देता है. अगर इंसुलिन की डेफिशिएंसी होती है तो प्रोटीन का ब्रेकडाउन ज़्यादा होगा और अमाइनो एसिड का रिलीज़ हो जाएगा ब्लड में. जब अमाइनो एसिड्स ब्लड में आते हैं वहाँ से वो लीवर में जाएंगे, ग्लूकोज की फॉर्मेशन करेंगे और अल्टीमेटली यूरिया की भी फॉर्मेशन को इंक्रीज करेंगे. नेक्स्ट इज मैकेनिज्म ऑफ एक्शन. अब इंसुलिन वर्क कैसे करता है, कौन से रिसेप्टर्स पे जाके बाइंड करेगा और इसका काम क्या रहेगा, कैसे ग्लूकोज की यूटिलाइजेशन में इंसुलिन इन्वॉल्व रहता है. तो इंसुलिन के लिए पर्टिकुलर स्पेसिफिक रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं सेल मेम्ब्रेन पे. इंसुलिन क्या करेगा, उन रिसेप्टर्स के साथ जाके बाइंड करेगा. कौन से रिसेप्टर्स टायरोसिन काइनेज RTK, जिसमें आपके 2 चेन्स होती है, 2 अल्फा चेन्स एंड 2 बीटा सब यूनिट्स प्रेजेंट होते हैं. जो अल्फा सब यूनिट प्रेजेंट होते हैं वो एक्स्ट्रा सेल्युलरली प्रेजेंट होते हैं और जो बीटा सब यूनिट्स हैं वो इंट्रा सेल्युलरली प्रेजेंट रहेंगे. ठीक है, इंसुलिन क्या करेगा, इंसुलिन रिसेप्टर्स के साथ जाके बाइंड करेगा. इंसुलिन रिसेप्टर्स में 2 सब यूनिट्स होती हैं, 2 अल्फा एंड 2 बीटा सब यूनिट्स. जो अल्फा सब यूनिट्स हैं वो एक्स्ट्रा सेल्युलरली प्रेजेंट होते हैं, मतलब मेम्ब्रेन के बाहर प्रेजेंट रहेंगे, और जो बीटा सब यूनिट्स होते हैं वो इंट्रा सेल्युलरली प्रेजेंट होते हैं, मीन्स मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं. जो अल्फा सब यूनिट है, अल्फा सब यूनिट पे इंसुलिन के लिए बाइंडिंग साइट्स प्रेजेंट होती है, और जो बीटा सब यूनिट्स है वहाँ पे टायरोसिन प्रोटीन काइनेज प्रेजेंट होता है. ठीक है, इंसुलिन के लिए स्पेसिफिक रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे सेल मेम्ब्रेन के ऊपर. जो वो रिसेप्टर्स है उसमें 2 अल्फा और 2 बीटा सब यूनिट्स प्रेजेंट होगी. अल्फा सब यूनिट मेम्ब्रेन के बाहर होती है, बीटा सब यूनिट्स मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होती है. अल्फा सब यूनिट पे इंसुलिन के लिए बाइंडिंग साइट्स प्रेजेंट रहेगी और जो बीटा सब यूनिट्स हैं वहाँ पे टायरोसिन प्रोटीन काइनेज
की एक्टिविटी के लिए वो रहेगी। जैसे ही इंसुलिन जाके अल्फ़ा सब यूनिट पे बाइंड करता है, बाइंड करके उसने क्या करना है, जो बीटा सब यूनिट्स है उन सब यूनिट्स को एक्टिवेट करना है। मतलब जो टायरोसिन काइनेज बीटा सब यूनिट पे प्रेजेंट है उसको ये एक्टिवेट कर देगा। कब? जब अल्फ़ा सब यूनिट पे आके इंसुलिन बाइंड करेगा और वो क्या करेगा, उस पर्टिकुलर टायरोसिन रेजिड्यू की फॉस्फोराइलेशन करवाएगा, जिसकी वजह से इंसुलिन रिसेप्टर सबस्ट्रेट 1 एंड इंसुलिन रिसेप्टर सबस्ट्रेट 2 प्रोटीन की एक्टिवेशन हो जाएगी। जब ये प्रोटीन एक्टिवेट होती है ये क्या करेगा, जो ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट है टुवर्ड्स द सेल मेम्ब्रेन उसको इंक्रीज कर देगा बाय एटीपी डिपेंडेंट ट्रांसक्रिप्शन ऑफ GLUT4। GLUT4 की हेल्प से जो ये IRS1 एंड IRS2 प्रोटीन्स है ये क्या करेंगे, ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट करवाएंगे सेल मेम्ब्रेन की साइड्स पे और वहाँ पे ग्लूकोज की यूटिलाइजेशन करवाएंगे। किसकी वजह से हो रहा है, इस GLUT4 की वजह से। जो ग्लूकोज बॉडी में इंसुलिन रिलीज कब होगा, इंसुलिन सेंसिटिव है ग्लूकोज के लिए। जैसे ही बॉडी में ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा तो इंसुलिन ग्रेन्यूल्स में जो इंसुलिन प्रेजेंट है वहाँ से इंसुलिन का रिलीज होगा। इंसुलिन रिलीज हुआ, उसने क्या किया, जाके अपने रिसेप्टर पे बाइंड किया। जैसे ही इंसुलिन अल्फा सब यूनिट पे बाइंड हुआ उस सब यूनिट से बीटा सब यूनिट्स की एक्टिवेशन होगी। मतलब जो टायरोसिन काइनेज प्रोटीन है वो प्रोटीन एक्टिवेट हो जाएगी, जो एक्टिवेट करेगी इंसुलिन रिसेप्टर सबस्ट्रेट 1 एंड इंसुलिन रिसेप्टर सबस्ट्रेट 2 प्रोटीन्स को। और ये प्रोटीन्स क्या करेगी, GLUT4 की एक्टिवेशन करवाएगी। GLUT4 क्या करेगा, इंसुलिन जो आपका ग्लूकोज है ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट करवाएगा टुवर्ड्स द सेल मेम्ब्रेन और ग्लूकोज की यूटिलाइजेशन में हेल्प करेगा। ये काम रहेगा इस GLUT4 ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर के थ्रू ग्लूकोज की यूटिलाइजेशन होगी। और फर्दर जो ये इंसुलिन रिसेप्टर सबस्ट्रेट 1 एंड सबस्ट्रेट 2 प्रोटीन्स है ये क्या करेंगे, मैप काइनेज को भी एक्टिवेट करते हैं। ये इंट्रासेल्युलर मैकेनिज्म्स है इन पर्टिकुलर प्रोटीन्स के। मैप काइनेज जब एक्टिवेट होता है तो वो क्या करेगा, डीएनए की ट्रांसक्रिप्शन करवाएगा, एमआरएनए की जब सिंथेसिस होगी तो वो रेगुलेटरी प्रोटीन को एक्टिवेट करेगा। एंड थर्ड, जो ये इंसुलिन रिसेप्टर सबस्ट्रेट्स होते हैं ये PIP3 की एक्टिवेशन करवा के GLUT4 की ट्रांसलोकेशन को GLUT4 को एक्टिवेट करेंगे, जो क्या करेगा, सेल मेम्ब्रेन की साइड्स में ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट करवाएगा एंड अल्टीमेटली ग्लूकोज की यूटिलाइजेशन करवाएगा। नेक्स्ट, इंसुलिन प्रिपरेशंस, रैपिड एक्टिंग इंसुलिन लिस्प्रो, इंसुलिन एस्पार्ट, इंसुलिन ग्लूलिसिन। शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन इज soluble insulin, intermediate acting is lente insulin and long acting insulin is insulin glargine and insulin detemir. नेक्स्ट इज रिएक्शन टू इंसुलिन। अगर इंसुलिन का लेवल बहुत ज़्यादा होता है तो वो क्या करवाएगा, हाइपोग्लाइसीमिया कॉज करवाएगा। मीन्स जो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल है वो नॉर्मल से भी बहुत कम हो जाएगा। एलर्जिक रिएक्शंस रहती है, एडीमा कॉज करता है। यूजेस ऑफ इंसुलिन, इंसुलिन इज यूज्ड इन डायबिटीज मेलाइटिस एंड डायबिटिक कीटोएसिडोसिस और यू कैन से डायबिटिक कोमा। Next is classification of oral hypoglycemic drugs. These are the drugs that are used to lower the blood glucose level. ठीक है, डायबिटीज़ मेलाइटिस में इन ड्रग्स को यूज़ किया जाता है। बेसिकली 2 टाइप्स के ड्रग्स होते हैं, ऐसे ड्रग्स जो इंसुलिन की सिक्रीशन को एनहेंस करेंगे एंड अगर इंसुलिन की रेजिस्टेंस हुई है उस रेजिस्टेंस को ये ड्रग्स ओवरकम करती है। तो इंसुलिन की सिक्रीशन को एनहेंस करने के लिए कौन कौन से ड्रग्स यूज़ करते हैं, सल्फोनाइल यूरिया। सल्फोनाइल यूरिया में आता है टॉलब्यूटामाइड, ग्लिबिंक्लामाइड, ग्लिपिजाइड एंड ग्लिक्लाजाइड। नेक्स्ट क्लास इज मेग्लिटिनाइड एनालॉग, दैट इज रीपाग्लिप्टिन एंड नेटाग्लिप्टिन। Next class is glucagon-like peptide 1 receptor agonists, exenatide and liraglutide. Dipeptidyl phosphate peptidase 4 inhibitor, that is sitagliptin, vildagliptin, alogliptin and linagliptin. Next class is overcome insulin resistance. Biguanides, it consists metformin, thiazolidine diones or PPR gamma activators. The drug is pioglitazone. Next is alpha glucosidase inhibitors. These are the miscellaneous drugs. Alpha glucosidase inhibitors, acarbose and miglitol, amylin analog, that is pramlintide,
Next is dopamine D2 receptor agonist, that is bromocriptine. This is the classification for oral hypoglycemic drugs. एंड जो ये क्लासिफिकेशन है इन ड्रग्स के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या क्या रहेंगे ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. आज के लिए आप ये इंसुलिन का पूरा मैकेनिज्म्स एंड इंसुलिन के जो भी एक्शन रहेंगे इनको आप स्टडी करोगे. थैंक यू.